अफगानिस्तान एक वाहिद मुल्क है जिसने पाकिस्तान को आखिर तक तस्लीम नहीं किया था 1947 के बंटवारे के बाद एक सेपरेट मुल्क के तौर पर। अफगानिस्तान को पाकिस्तान अपना पांचवा या छठा प्रोविंस मानता है। वो उसको बढ़ने नहीं देना चाहता, वो उसको एक खुद मुख्तार देश बनने देना नहीं चाहता। तो उन्होंने तालिबान को ना ही उनको बना दी, बल्कि उनको हथियार, पैसा, गोला बारूद और आप बोलिए वो सब फराहम किया। और उन्होंने भी पाकिस्तान का भरपूर फायदा उठाया। उनको भी पता था कि ये पाकिस्तानी अफगान प्रेम के चलते उनको सपोर्ट कर रहे हैं या भारत नफरत के चलते सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान की आवाम से निवाला खींचकर और ताजिक फाइटर्स को अब ये हथियार और गोला बारूद दे। जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के खास कार्यक्रम में। और हमारे आज के खास कार्यक्रम इट्स डिबेटेबल में आज के खास मेहमान हैं कर्नल दानवीर सिंह, जिनसे हम बात करेंगे टीटीपी, तालिबान और अफगान, तालिबान और पाकिस्तान के रिश्तों पर। क्यों पाकिस्तान असमर्थ है टीटीपी को कंट्रोल करने में और तालिबान से जो रिश्ते बिगड़े हैं उस सब पे हम आज की चर्चा करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। जय हिंद, नमस्कार। जय हिंद अंबर, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, हम जानते हैं कि 2021 में जब से 15 अगस्त में तालिबान ने टेक ओवर किया था अफगानिस्तान, तब से सबसे पहले खुशियां मनाने वाला पाकिस्तान रहा। लेकिन उसके बाद जैसे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिश्तों ने यू टर्न लिया, आज हालात ये हैं कि पाकिस्तान एयर स्ट्राइक कर देता है उनके कैंप्स पे, और वो उधर से उनके ट्रूप्स मार्च करते हैं। टीटीपी की बात करें, खैबर पख्तूनख्वा और उस पूरे रीजन में, तो उसको भी कंट्रोल करने में पाकिस्तान जो आर्मी है या पुलिस है, वो पूरी तरह से असमर्थ है। जो पूरी सिचुएशन डेवलप हुई है पिछले कुछ सालों में, इसको सर आप किस तरह से देखते हो और क्या वजह रही इसके पीछे जो हालात इस कदर बिगड़ गए? देखिए, अगर इसके इतिहास में जाएं तो अफगानिस्तान एक वाहिद मुल्क है जिसने पाकिस्तान को आखिर तक तस्लीम नहीं किया था 1947 के बंटवारे के बाद एक सेपरेट मुल्क के तौर पर। और वो 1930 से लेकर, अंग्रेजों के जमाने से लेकर और आज तक उन्होंने कभी डूरेंट लाइन को भी नहीं तस्लीम किया है। वो उसको बॉर्डर नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि जो पख्तून है वो एक नेशन बाय इटसेल्फ है, और ये अंग्रेजों द्वारा बनाई गई लाइन जिसको इनहेरिट किया है पाकिस्तान ने, ये पश्तूनों को डिवाइड करती है और ये कबूल नहीं है। चाहे वो बादशाहत रही हो, चाहे वो रूस द्वारा समर्थित कम्युनिस्ट रहे हो, चाहे वो तालिबान 1 हो, चाहे अहमद कारजाई हो या उनके बाद गनी हो, या अभी तालिबान 2 हो, इन्होंने किसी ने भी डूरेंट लाइन को डिफेक्टो बॉर्डर नहीं माना है। तो ये तो रही बात इसकी बुनियाद की। इसकी वजह से यहाँ पर तनाज़ा बना रहता है। आपको याद रहे कि 1961 या 62 में, अगर मेरे को सही से याद पड़ रहा है, तो अयूब खान ने अपने टैंकों और आर्टिलरी के साथ जलालाबाद के इलाके के अंदर हमला किया था। तो ये पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान के अंदर हमलों का ये कोई पहला वाकयात नहीं है। इससे पहले भी इस तरीके के वाकये हुए हैं, और उसका पूरा रीजन ये है कि अफगानिस्तान को पाकिस्तान अपना पांचवा या छठा प्रोविंस मानता है। वो उसको बढ़ने नहीं देना चाहता, वो उसको एक खुद मुख्तार देश बनना नहीं चाहता, बनने देना नहीं चाहता। तो इसी वजह से आप देखते हैं कि ये कशमकश चलती रहती है। और अहमद कारजाई और गनी के टाइम में पाकिस्तान को ये टेंशन था कि भारत की बहुत ज्यादा मजबूत पकड़ होती जा रही है। तो उन्होंने तालिबान को ना ही उनको बना दी, बल्कि उनको हथियार, पैसा, गोला बारूद और आप बोलिए वो सब फराहम किया। और उन्होंने भी पाकिस्तान का भरपूर फायदा उठाया। उनको भी पता था कि ये पाकिस्तानी अफगान प्रेम के चलते उनको सपोर्ट कर रहे हैं या भारत नफरत के चलते सपोर्ट कर रहे हैं। और क्या पाकिस्तान का जो पंजाबी तबका है, हुक्मरान तबका है, क्या वो अफगानों के प्रति स्नेह रखता है या नफरत रखता है, ये उनको बखूबी मालूम था। तो उन्होंने इनका इस्तेमाल किया। और उसके बाद फिर वो जब काबुल पर काबिज हो गए तो उन्होंने पाकिस्तान के साथ दूरियां बनाना शुरू कर दिया। और अब हालात ये है
कि एक दूसरे के ऊपर ये हमले कर रहे हैं। और लेटेस्ट बात भी इसमें ये ऐड कर दूं करते करते कि पाकिस्तान के आईएसआई के चीफ 2 या 3 दिन कब्ज ये वहां पे गए तजाकिस्तान में, और वहां के राष्ट्रपति से मुलाकात करी। और मुद्दा बेसिकली ये था कि वो चाहते हैं कि ताजिक जो फाइटर्स हैं या ताजिक जो नेशनैलिटी अफगानिस्तान के अंदर है, जो पार चिनार जो करेक्शन जो वहाँ पर उसका नाम मेरे से फिर उतर रहा है, जो वहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रुप था जिसके ऊपर तालिबान ने कब्जा कर लिया, और वो भागकर ग्रुप तजाकिस्तान चले गए। वहाँ के सारे भी जो लीडरान थे, और तजाकिस्तान तालिबान के रूल के पूरी तरह खिलाफ है। तो उसका फायदा उठाने के लिए ये आईएसआई के चीफ आसिम साहब वहां गए, और अब वहां पे क्या करके आए हैं ये तो मालूम नहीं, लेकिन ताजिक फाइटर्स को हथियार चाहिए, पैसा चाहिए। तो वो मेरे ख्याल से शायद हो सकता है कि पाकिस्तान की आवाम से निवाला खींचकर और ताजिक फाइटर्स को अब ये हथियार और गोला बारूद देंगे। जी, बिल्कुल, लेकिन जो इस ताज़ा स्थिति बनी हुई है, ख़ास तौर से खैबर पख्तूनख्वा में, पाकिस्तान पुलिस का कहना है कि वहाँ पर जो हालात हैं, उसको कंट्रोल करने में हम पूरी तरह से असमर्थ हैं। और अफ़गान तालिबान का मुतालबा है कि हमारा प्रोविंस है, हमारा इलाका है, पीपल टू पीपल कनेक्शन की बात करें, चाहे इधर हो, उधर हो, दोनों मानते हैं कि हम लोग एक हैं आपस में। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है पाकिस्तान के बीच में, खैबर पख्तूनख्वा और इस पूरे प्रोविंस को लेकर, जो डूरिन लाइन का मसला है, आप इसका हल क्या देखते हैं? क्योंकि इसकी वजह से पूरे रीजन में लगातार इंस्टेबिलिटी सर बनी हुई है, और खास तौर से पाकिस्तान की बात करें, और ऑफ कोर्स जब इधर इस तरह का पूरे रीजन में कोई भी बॉर्डर या सिक्योरिटी इश्यूज क्रिएट होते हैं, तो पूरे ही रीजन पे असर पड़ता है। तो किस तरह से हम इसको एड्रेस कर सकते हैं, या क्या इसका हल आपके सामने नजर आता है? सबसे पहले जो पिछले जवाब में जो नाम याद नहीं आ रहा था वो अब याद आ गया, पंजशीर का इलाका जहां पर जी, पंचतीर्थ जी। ताजिक फाइटर्स सक्रिय थे, और वो काफी इनफैक्ट तालिबान वन के टाइम में वो तालिबान के कब्जे में नहीं थे। वो अभी फिलहाल इस समय काबुल के कब्जे में जरूर है वो पूरा इलाका, लेकिन वहां पर टेंशन है, और इसी वजह से तजाकिस्तान जो है सपोर्ट नहीं करता है। अब रही बात खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस का कहना कि वो सपोर्ट वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तालिबान को, तो बिल्कुल बात सही है, क्योंकि आफ्टर ऑल वो पुलिस वाला भी उसी पश्तून नेशनैलिटी का है, उसको वहीं उस माशरे में सरवाइव करना है। और जब इस तरीके की फिरका वराना स्थितियां पैदा होती हैं, तो नेचुरली वो इस तरीके का जोखिम नहीं उठा सकता लोकल पुलिस में कि वो साइड ले और अपने लोगों के खिलाफ खड़ा हो जाए, क्योंकि उसको वहीं रहना, वहीं मरना है, वहीं जीना है। ऐसे में नेशनल आर्मी का रोल होता है, नेशनल आर्मी स्टेप इन करती है। पुलिस के जो लॉ एंड ऑर्डर वाले जो इख्तियारात हैं वो फौज इख्तियार कर लेती है। अब देखना ये है कि क्या पाकिस्तान आर्मी ऐसा करेगी। अगर ऐसा करती है तो पाकिस्तान आर्मी इन डायरेक्ट कॉन्फ्रंट्रेशन मोड में आ जाएगी तालिबान और टीटीपी के खिलाफ। देखिए, तालिबान चाहे अफगानिस्तान का हो या पाकिस्तान का हो, बुनियादी तौर पर दे आर द सेम थिंग। वो अलग अलग नाम बेवकूफ बनाने के लिए दिए गए हैं या कवर अप करने के लिए दिए गए हैं। तो ये जब तक मसला इसका डूरेंट लाइन का हल नहीं होगा, जब तक पठान इकट्ठा नहीं, पठान एक नहीं होंगे, जब तक वो डिवाइडेड रहेंगे, ये मसला रहेगा। जैसा मैंने पहले जवाब में दी बताया कि वो कितने सालों से, तकरीबन 100 सालों से इनके बीच में ये इशू बना हुआ है। ये डूरेंट लाइन को इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है और ना ही करेंगे। ये ग्रेटर पख्तूनिस्तान की बात करते हैं, ग्रेटर अफगानिस्तान की बात करते हैं, और अगर इनके मंसूबों की बात करें तो ये तो बलूचिस्तान के हिस्से को भी लेकर और अरेबियन सी से अफगानिस्तान मेनलैंड को जोड़ने के सपने और ख्वाब देखते हैं। तो ये इतनी आसानी से मसला हल नहीं होगा, और ख़ास तौर से ऐसी स्थिति में जब पंजाबी डोमिनेटेड पाकिस्तान बाकी और जो नेशनैलिटीज़ हैं, सब नेशनैलिटीज़ हैं पाकिस्तान के अंदर, उनको डोमिनेट करेंगे,
उनको एक्सप्लॉइट करेंगे, उनके ऊपर तशद्दुद करेंगे, तो ये चीज़ इतनी आसानी से सॉल्व होने वाली नहीं है और ये मसला और बढ़ेगा। अब आपका ये सवाल कि इस पे हम लोगों पे क्या फ़र्क पड़ेगा, बस हमें तो यही फ़िक्र है कि अ, इस्लामाबाद और लाहौर से लोग चलकर यहाँ ना आ जाएँ शरण लेने के लिए, तो उसका अब एक बड़ा टेंशन है, क्योंकि देखिए दोनों मुल्कों के बीच में अगर कहीं पर कौमियत एक होती है तो वो पंजाबी कौम है और ज़ुबान एक है, मज़हब को छोड़कर बाकी सब कुछ एक है। तो कहीं न कहीं वो फैक्टर डोमिनेट करेगा और आप ऐसे पंजाबियों को मार भी नहीं सकते। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या रहेगी कि उसको कैसे हैंडल किया जाए। अगर सिचुएशन बिगड़ती है और वो बिगड़ना लाज़मी है, आज बिगड़े, कल बिगड़े, परसों बिगड़े, 5 वर्ष बाद भी बिगड़े, जब भी कभी बिगड़ेगी, वो बिगड़ेगी ज़रूर, क्योंकि आप उस ये लॉजिक मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप अगर आज 3 जनवरी है तो पिछले 3 जनवरी के साथ आप कंपेयर कर लीजिए, फिर उससे पिछले साल चले जाइए, फिर 3 जनवरी, ऐसे पिछले 10 साल से जो ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है। वो ग्राफ ना तो पहले स्ट्रेटन हुआ है, ना वो कम हुआ है, वो बढ़ता जा रहा है। तो यानी कि अगर पिछले 10 साल में बढ़ रहा है, तो अगले 10 साल में भी वो बढ़ेगा, क्योंकि बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के अंदर कोई बदलाव देखने को नज़र नहीं आ रहा। तो अगर पाकिस्तान की जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके रवैये में कोई 10 साल में फ़र्क नहीं आ रहा और वो और कठोर होते जा रहा है एज़ फ़ार एज़ पठान्स आर कंसर्न्ड, तो कैसे हम मान लें कि आने वाले समय में माहौल ठीक हो जाएगा? वो माहौल और ख़राब होगा और ख़राब होना लाज़मी है। बिल्कुल सर, वो ये जो कंसर्न है आपका बहुत जायज़ है क्योंकि हम जो पाकिस्तान में ये हालात डेवलप हो रहे हैं, साथ ही साथ एक दूसरा चैलेंज हमारे लिए बांग्लादेश में भी सिमिलर डेवलप हो रहा है। अगर सर इस तरह के हालात क्रिएट हो जाते हैं, बांग्लादेशी तो पहले ही भारत में बहुत बड़ी संख्या में है, जिन पे क्रैकडाउन भारत सरकार कर भी रही है और बड़े स्तर पर कर रही है। देश में अलग-अलग उनको अलग-अलग स्टेट में, शहरों में उनको ढूँढा जा रहा है, क्रैकडाउन उनको एक पूरी एक टास्क फ़ोर्स तैयार की है, उनको आइडेंटिफ़ाई करके निकाला जा रहा है। पहले ही इतनी बड़ी संख्या में हमारे देश में घुसपैठिए हैं, तो भारत के लिए सुरक्षा के स्तर पर ये बड़ा खतरा साबित हो सकता है अगर इस तरह की फ्यूचर में कोई सिचुएशन डेवलप होती है। तो सर अब इस पर भारत को किस तरह के प्रिवेंटिव मेजर्स लेने की आवश्यकता है पहले से या फिर हम जो कुछ भी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, उसके चलते मतलब क्या रिज़ॉल्व कराने में भारत इसमें भूमिका निभा सकता है? या क्या पॉलिसी देखिए, हो सकती है? भारत मेरे ख़्याल से कोई इसमें भूमिका नहीं निभाएगा, क्योंकि ये उनका इंटरनल मैटर है और भारत इसमें क्या भूमिका निभा सकता है? भारत की भूमिका के ऊपर ही तो सारा पाकिस्तानियों ने ये अफ़गानियों के साथ में दुश्मनी को बेस किया है। तो जी। उसमें भारत कोई भूमिका नहीं निभा सकता है। भारत सिर्फ़ चुप रहकर और अपने बॉर्डर्स की निगरानी करके, उनको मजबूत करके ही इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में अपना योगदान दे सकता है। अ, ये बॉर्डर मैनेजमेंट जब ऐसी क्राइसिस में होगा तो बॉर्डर क्राइसिस को मैनेज करने के अंदर ऐसा भी हो सकता है कि बॉर्डर्स के ऊपर भी पाकिस्तानी फोर्सेस के साथ में कहीं फ्लेयर अप भी अ, मुमकिन है, क्योंकि जब ऐसे हालात बनते हैं, जब अफरा-तफरी होती है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें एक कमांड कंट्रोल का छिटकना, कमज़ोर होना एक बहुत अहम चीज़ है और ऐसे में जैसा हमने देखा अफ़गानिस्तान के टाइम जब तालिबान अंदर घुसने को शुरू हुए, तो अफ़गान नेशनल आर्मी के कितने सारे लोग भागकर ईरान जा पहुँचे, उज़्बेकिस्तान, तजाकिस्तान जा पहुँचे। तो इस तरीके की हरकत पाकिस्तान की फ़ौज में भी देखने को मिल सकती है। हमने सीरिया के अंदर देखा कि जब एचटीएस बढ़ते चले आ रहा था दमिश्क के ऊपर, तो कैसे सीरियन आर्मी के लोगों ने वर्दियां उतारकर, सिविल कपड़े पहनकर और वो भाग खड़े हुए और नेबरिंग कंट्रीज में उन्होंने रुक किया, लेबनान में रुक किया, उधर और नीचे जॉर्डन की तरफ वो पहुंचे। वो बात और है कि जॉर्डन ने घुसने नहीं दिया। तो इस तरीके का खेल आप देखेंगे और ये एक बहुत बड़ी समस्या होगी और ऐसी सिचुएशन में
ये भी हो सकता है कि छुट-पुट कहीं क्लैशेस भी हो जाएँ, ये भी मुमकिन है। तो बहुत ही मतलब कि प्रेसिडेंटेड और अनप्रेडिक्टेबल सा माहौल हो जाएगा। इसके ऊपर बहुत गंभीरता से वॉर गेम करने की आवश्यकता है। आई एम श्योर एस्टेब्लिशमेंट वाले लोग कर भी रहे होंगे। कंटीजेंसी प्लानिंग की भी ज़रूरत है कि अगर ऐसा होगा तो क्या भारत का क्या रवैया होगा, और इसमें सिर्फ वहाँ से आने वाले रेफ्यूजीज़ को लेकर ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों का क्या होगा? पाकिस्तान के पास बहुत सारे ऐसे हथियार हैं जो अगर तालिबान के हाथ हत्थे लगते हैं तो वो उसका क्या असर पूरे खित्ते पे होगा। दूसरी चीज़ कि अगर ये लड़ाई पाकिस्तान के अंदर लंबी खिंचती है बिटवीन पाकिस्तान आर्मी एंड टीटीपी एंड पख्तून्स, तो उसका ह्यूमैनिटेरियन डायमेंशंस पाकिस्तान के अंदर क्या होंगे, और उस ह्यूमैनिटेरियन डायमेंशंस के चलते उसका इम्पैक्ट भारत के ऊपर अपार्ट फ्रॉम द रेफ्यूजी क्राइसिस दैट आई जस्ट मेंशन और क्या-क्या हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें पे गौर करना होगा, और फिर आई थिंक जो ऊपर लोग बैठे हैं वो इसके ऊपर ज़रूर सोच विचार कर रहे होंगे, और ना ही सिर्फ भारत में बल्कि और भी शक्तियाँ हैं, वहाँ भी ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही होगी, क्योंकि ये इलाका ऐसा है कि इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसके ऊपर पैनी नज़र रखनी होगी, और पूरे खित्ते की सलामती के लिए इसका मैनेजमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी, बिल्कुल सर, आपने बहुत अहम बात कही क्योंकि हम जानते हैं, अभी हम देख रहे हैं फिलहाल जो बांग्लादेश के साथ रिश्ते जिस तरह से हमारे सामने हैं भारत और बांग्लादेश के बीच, उसके बाद से जो बॉर्डर सिक्योरिटी है या बॉर्डर फेंसिंग है, उसको भारत तेज़ी से उस पे काम कर रहा है। लेकिन सर यहाँ पे एक सवाल भी उठता है कि बॉर्डर फेंसिंग और सिक्योरिटी तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ-साथ जो पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन है ताकि खौफ बैठे इस तरह के घुसपैठियों के बीच में या फिर जो लोग भी भारत में इस तरह का घुसपैठ करना चाहते हैं, ताकि कड़ी सज़ाएँ हों, उस कड़ाई से उनका इम्प्लीमेंटेशन हो, ये भी एक आवश्यकता है ताकि कोई भी इस तरह को के कदम उठाते हुए डरे, ये बड़ा आवश्यक हो जाता है। आपको क्या लगता है कि भारत सरकार को थोड़ा-सा अप्रोच में थोड़ा-सा बदलाव लाने की ज़रूरत है इस हवाले से? देखिए, सबसे पहले तो पाकिस्तान को बांग्लादेश के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। बांग्लादेश के अंदर जो फिलहाल जो स्थितियाँ पैदा हुई हैं, उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ उनके इंटरनल पॉलिटिक्स तक ही हमको महदूद रख के देखना सोचना पड़ेगा, क्योंकि बेगम हसीना के रूल में उन्होंने जो जिस तरीके से जमात और बांग्लादेश नेशनल पार्टी के ऊपर जो कार्रवाइयाँ करी, अब उसका बदला वो ले रहे हैं। तो वो एक इंटरनल मैटर और इंटरनल पॉलिटिक्स को मद्देनज़र रखते हुए हमें सतर्क रहना पड़ेगा, लेकिन उसमें ज़्यादा हमें सोचने की आवश्यकता नहीं है। मेरे ख़्याल से भारत और बांग्लादेश के रिश्ते अच्छे रहे हैं, अभी भी ठीक है, और थोड़ी-सी हवा के अंदर थोड़ी तल्ख़ी ज़रूर है, लेकिन आइंदा आने वाले समय में भी वो ठीक रहेंगे। मेरे ख़्याल से कल या परसों वहाँ के आर्मी चीफ़ ने इस तरीके का एक बयान दिया है कि भारत एब्सोल्युटली। एक बहुत अहम नेबर है, और उसके प्रति कोई इस तरीके की गलतफ़हमी पालनी नहीं चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा संकेत है। अब जहाँ तक जो आप कह रहे हैं कि जो घुसपैठिए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, खौफ होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन वो खौफ और वो कार्रवाई तब तक ठीक है जब तक इक्के-दुक्के 10-5 लोग आ रहे हैं और आके और हमारे यहाँ पर घुल-मिल जाते हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स है, वोट बैंक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो एक अलग इश्यू है। लेकिन जब एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बनती है, जब वॉर टॉर्न कंट्री से जब बहुत बड़े लेवल पर पलायन होता है, तो आप ये मान के चलिए कि आपकी बॉर्डर डिफेंस काम नहीं करेगी। आप सोच के देखिए, लाहौर के बॉर्डर के ऊपर वाघा बॉर्डर के ऊपर लाखों-लाखों में लोग अगर इकट्ठा हो जाएँ, तो क्या आप उसके ऊपर बम गिरा देंगे? क्या आप उनको सबको मार देंगे? क्या करेंगे आप? तो आपको मैनेजमेंट करने के लिए कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। उनको वहाँ से निकाल कर बड़े-बड़े रेफ्यूजी कैंप्स एस्टेब्लिश करने होंगे। उनको उनका मैनेजमेंट करना होगा, और इंटरनेशनल आपको हेल्प लेनी पड़ेगी। बहुत बड़ा एक डायमेंशन होगा, वो इतना आसान नहीं होगा, और ये बहुत खौफनाक
जो एक सिनेरियो दिखता है, अगर हम इस चीज़ को ज़्यादा दूर तक एक्स्ट्रापोलेट करते हैं, जब हम देखते हैं कि ये तालिबान और पाकिस्तान के बीच में सिचुएशन आए दिन बिगड़ती जा रही है, तो ऐसा लगता है कि आने वाले समय में 5 साल, 2 साल, 10 साल और मेबी इसी साल, बिकॉज़ ये सिचुएशंस बहुत डायनामिक होती हैं, तो कैसे क्या बदलाव आ जाए कुछ पता नहीं है। तो मेरे ख्याल से इन सब के ऊपर गंभीरता से विचार सभी को करना पड़ेगा। बॉर्डरिंग बिल्कुल। स्टेट्स को भी करना पड़ेगा और नेशनल गवर्नमेंट के लेवल पे तो करना ही पड़ेगा। जी, लेकिन सर तालिबान से हमने शुरुआत की थी, तालिबान पिछले कई सालों में लगातार पूरी तरह से सशक्त कॉन्फिडेंटली जो कॉन्फ्रंट कर रहा है पाकिस्तान के साथ, उसके पीछे आप क्या रीज़न देखते हैं कि बिल्कुल मतलब ढिठाई से पाकिस्तान से वो एकदम डटा हुआ है और हालाँकि पाकिस्तान इसका इल्ज़ाम भारत पे भी लगाता है इनडायरेक्टली, डायरेक्टली कि इसके पीछे भारत है, भारत उनको सपोर्ट कर रहा है, ट्रेनिंग्स और अलग-अलग चीज़ों को लेके। लेकिन आप इसके पीछे के क्या रीज़न्स देखते हैं? देखिए, अगर भारत सपोर्ट कर रहा है, तो इससे ज़्यादा खुशी की बात नहीं हो सकती है और मेरे ख़्याल से अगर नहीं कर रहा है, तो अगर कोई बात सुन रहा हो और उसको बात पसंद आए, तो प्लीज़ ज़रूर सपोर्ट करें और हम सबको तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि हमारा जो जानी दुश्मन है, जिसने भारत के ऊपर इतने हमले करे, इतना आतंकवाद फैलाया, मेरे ख़्याल से द कर्मा हैज़ स्ट्रक बैक और ये उन्हीं के ही कर्म हैं जो उनको देखने पड़ रहे हैं, झेलने पड़ रहे हैं और इसी दुनिया में हर चीज़ का हिसाब-किताब होता है और अगर इस हिसाब-किताब में आपको किताब के ऊपर हिसाब ठीक से लिखना है तो आपको कलम पकड़नी पड़ेगी, कलम पकड़ने वाले को मदद देनी पड़ेगी। तो मेरे ख़्याल से उसमें कोई बुराई नहीं है। जियोपॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स में ये सारी चीज़ें बड़ी नॉर्मल हैं और ये पूरी दुनिया में देखने को मिलता है। तो उम्मीद करते हैं कि अगर हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम हमारे इसमें एक और प्रॉब्लम भी है कि हम गांधीवादी देश हैं। तो अगर हम गांधी के विचारों को छलांग मारकर और आगे निकल कर और रियल पॉलिटिक्स और रियल जियोपॉलिटिक्स के खिलाड़ी बने तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा बेहतर होगा, ऐसा मेरा मानना है। जी, बिल्कुल सर, बहुत अहम बात कही है क्योंकि जियो पॉलिटिकल गेम में इस तरह के कदम भी उठाने पड़ते हैं और कहते हैं कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। और वैसे भी अगर हम रीजनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से भी देखें तो भारत इस पूरे रीजन में एक बड़े देश के रूप में देखा जाता है, तो उस हवाले से भी बड़ा एक इम्पोर्टेंट हो जाता है और साथ ही साथ अफ़गानिस्तान की बात करें तो अफ़गानिस्तान में पीपल टू पीपल कनेक्शन भारत के साथ एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत गहरा है। लोग भारत पे बहुत भरोसा करते हैं और भारत के साथ खुद को बहुत जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, तो उस हवाले से भी बड़ा इम्पोर्टेंट क्योंकि बड़ी उम्मीद उनकी वाबस्ता है भारत के साथ। तो हर लिहाज से इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अफ़गानिस्तान को भारत सपोर्ट करे। आगे क्या इस पे डेवलपमेंट्स होते हैं, उस पे हम चर्चा करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए और आपने जो अहम जानकारी हमारे साथ साझा की। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका एक बार फिर से। जय हिंद, नमस्कार, जय भारत। थैंक यू मैडम। सर्दी हो रही है, हम चाय पी रहे हैं और बहुत-बहुत शुक्रिया। बिल्कुल सर, दिल्ली में बहुत ज़्यादा सर्दी है, फॉग वार्निंग है, तो बिल्कुल सब अपने-अपने घरों में बैठकर चाय का आनंद ले रहे हैं और बहुत ज़रूरी है चाय-कॉफ़ी गरमा-गरम पी जाए और घर में बैठ के काम किया जाए। बहुत धन्यवाद जी, सर एक बार फिर से आपका। जी। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद। थैंक यू सर। थैंक